Hello everyone, welcome to ED Dice. Today we are going to discuss about 11 January 2024, the Hindu newspaper, and we will discuss important articles. But first of all, we will discuss our thumbnail articles. कि thumbnail वाला article discuss करेंगे and then we will discuss a term of remission जो ये बिल्किस बानो का केस आया है उससे ये टर्म निकल करके आया है तो हम लोग उसको भी डिटेल में देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस 4 एडिटोरियल आर्टिकल्स क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव तो उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंडिया सीन एज ए पिलर ऑफ स्टेबिलिटी सेज प्राइम मिनिस्टर तो ये हम लोग देखेंगे एंड हम लोग देखते हैं कि 4 जो एडिटोरियल आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसको देखते हैं So these articles we will discuss. First of all, we will discuss a manifesto for justice that has sprung from crisis, change for the worse, and we will discuss comfortable win and an expanding Gaza war with no end game in sight. तो ये सारे आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एज यू कैन सी कि एवरी न्यूज़पेपर आर्टिकल से हैज बीन कवर्ड तो ये देखिए और हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में इसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस में या सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में कवर किया गया है तो मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल लिया है एंड ये जो इतना हॉटेस्ट ईयर रहा है उसका प्राइम रीजन क्या है इतना हॉटेस्ट होने का फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ग्लोबल वार्मिंग एंड देन ये जो है फॉरेस्ट फायर तो ये सारे जो रीजन है और एंड देन और इसकी वजह से इतना ड्रॉट रहा है और हीट वेव हुआ है एंड देन ये फ्लड हुआ है तो ये सारी रीजन मिला करके एंड एज यू कैन सी कि बहुत सारे हमारे इंडिया में स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज भी सफर की है इस बार ये बहुत हर जगह कहीं पे तो ड्रॉट आया एंड मोस्टली सब जगह फ्लड आया एंड ये साइक्लोन की वजह से ये सारा रीजन है और अब हम इसको डिस्कस करते हैं 2023 जो है वो वार्मेस्ट ईयर है सिंस रिकॉर्ड बिगेन इन 8050 तो 8050 में इतना ज्यादा गर्म साल रहा था और अब जाके ये 2023 में है बीटिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड और ये 2016 में भी था लेकिन उसको भी ज्यादा उससे भी ज्यादा ये 2016 का रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिया है और यूरोप का जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है उसने बताया और ये अनाउंसमेंट किया गया है कि ये जो टेम्परेचर इतना बढ़ गया है 2023 में उसको एक्सीड नहीं करने देना है क्योंकि अगर ये एक्सीड किया तो ये जो लॉन्ग पीरियड तक ऐसा बना रहेगा और ये जो एक्सीड कर भी गया है 1 लाख साल में जितना ये टेम्परेचर था पहले उससे कहीं ज्यादा एंड लास्ट ईयर एंड 1.48 डिग्री सेल्सियस वार्मर था एवरेज से जब यहाँ पे ये जो ईयर है 8050 से लेके 1900 जो सेंचुरी था उस वक्त देखा गया था और वो किस वजह से था क्योंकि उसी वक्त ये इंडस्ट्रियल ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त जितना जो इंडस्ट्रियल डेवलप किया था और उसका लेवल इंक्रीज हुआ था तो उसके वजह से 0.17 डिग्री सेल्सियस वार्मर हो गया था एंड देन ये जो 2016 में भी और ये अनाउंसमेंट किया गया है और कंफर्म किया गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा ये जो फ्यू मंथ है वो वार्मर ही रहेगा एंड ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड सारी चीजों का इंफॉर्मेशन देता है एंड रिपोर्ट देता है तो उसने बोला है कि नवंबर जो था लास्ट ईयर 2023 का वो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट ईयर था एंड बेस्ड ऑन अंटिल अक्टूबर और अक्टूबर एंड नवंबर का डाटा लिया गया है और ये जो गैप है 2016 का वो सो लार्ज डाटा फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर अनलाइकली टू चेंज दिस सिचुएशन एंड एज यू कैन सी अभी तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है जनवरी में बट ये जो 2023 का दिसंबर था एंड ये नवंबर था तो ये बिल्कुल भी विंटर नहीं पता लग रहा था ऐसे पहले क्या होता था कि अगर आप 5 इयर्स और 10 इयर्स बैक का देखें तो ये जो अगस्त और सितंबर के बाद ही ठंड लगना स्टार्ट हो जाता था या कोल्ड आना स्टार्ट हो जाता था एंड नवंबर एंड दिसंबर में बहुत ज्यादा ही ठंड लगता था एंड कोल्ड और विंटर स्टार्ट हो चुका होता था लेकिन अभी क्या है विच वी हैव फेल्ट लाइक कि ये दिसंबर में नवंबर और दिसंबर तक तो पता ही नहीं लगता है कि विंटर आ चुका है एंड नवंबर एंड दिसंबर में भी इस बार भी बिल्कुल भी ठंड नहीं था लेकिन अभी क्या है जैन
में विंटर पड़ने लगा है। तो यही सारा रीजन है इतना ग्लोबल वार्मिंग का डिस्टर्ब होने का। एंड इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग है या फिर ये प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से एंड ग्रीन हाउस गैसेस, और ये सारे जो रीजन है वो सब मिलके वेदर को या फिर ये जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। तो यही सारी चीजें इसमें। और फर्दर हम लोग जब बहुत सारी इन्वायरमेंट देखेंगे, इन्वायरमेंट का लेक्चर या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसका करंट अफेयर्स का टॉपिक, तो ये सारी चीजें हम वहां पे भी कैप्चर करेंगे और डिटेल वे में। एंड देन हम लोग अभी चलते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि रेमिशन क्या है। एंड ये जो रेमिशन टर्म है वो बिल्किस बानो का जो केस अभी आया है उसके, और ये जो बिल्किस बानो का केस है उसको मैं एक अलग से वीडियो लूंगी, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि ये जो बिल्किस बानो का केस क्या था और ये किसको सजा मिला है। एंड ये जो रेमिशन है उसका वो तो अभी हम लोग देखेंगे ही, लेकिन ये जो रेमिशन क्यों फाइल किया गया और किसने फाइल किया है, तो वो सारी चीजें हम उस छोटे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ये रेमिशन। एंड एज आई हैव सेड कि रेमिशन जो है बिल्किस बानो केस का, जब से ये बिल्किस बानो केस का विटनेस हुआ है और ये जो ग्रांट किया गया है, जो वहां के जितने भी कैदी हैं जो गैंग रेप से इन्वॉल्व है, तो वो सारे लोगों ने ये रेमिशन फाइल किया है और मर्डर। और क्योंकि ये जो मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें जो है जो भी चीजें हुई थी उस वक्त, क्या वारदात हुआ था, क्या सिनेरियो था, और ये जो पूरा गैंग रेप का सिनेरियो है एंड ये बिल्किस बानो कौन है, वो सब हम उस वीडियो में पूरे डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखिएगा सो दैट आपका ये जो बिल्किस बानो केस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये रेमिशन देखेंगे, और ये किसको कैप्चर करता है, ये जीएस पेपर 2 में आता है। एंड ये फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इसमें आता है इस टॉपिक में। एंड ये बिल्किस बानो केस जो विटनेस किया गया है, एंड जितने भी ये जो गैंग रेप से रिलेटेड एंड मर्डर से रिलेटेड जो कन्विक्ट थे और जो मर्डर और रेपिस्ट थे, उन्होंने फाइल किया है ये रेमिशन। और ये जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और ये बताया गया है कि इरेगुलरिटीज है इस केस में, और एक फ्रॉडुलेंट बिहेवियर भी पाया गया है पेटिशनर के द्वारा। और ये पेटिशनर कौन है, ये जितने भी जो मर्डर और गैंग रेपिस्ट है उसने ये पिटीशन फाइल किया है, तो उसके द्वारा एक फ्रॉड भी पाया गया है कि उसने फ्रॉड के रूप से ये रेमिशन फाइल किया गया है एंड गुजरात गवर्नमेंट में, लीडिंग टू कैंसलेशन ऑफ रेमिशन ऑर्डर ऑफ द कन्विक्ट। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस ये जो रेमिशन जो फाइल किया था उसने उसको कैंसिल कर दिया है। एंड इसका कंसेप्ट क्या है रेमिशन का, वो देखते हैं। जो है कंसेप्ट ऑफ रेमिशन, देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ रेमिशन क्या है। ये जो prisoners rule vary among determining reformative activities for prisoners to earn remission। एंड ये among state क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने पहले ये जो भी prisoner है उसने सबसे पहले महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में अपील किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको क्या किया कि ये गलत साबित करके खारिज कर दिया। देन आफ्टर ये जो prisoner है उसने गुजरात हाई कोर्ट में फाइल किया और गुजरात हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये जितने भी कैदी थे जो रेपिस्ट हैं एंड मर्डरर है उनको फ्री कर दिया। लेकिन जब ऐसा हुआ तो बिल्किस बानो ने फिर से ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये जो फाइल कर दिया केस को। एंड देन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे केस को स्टडी किया तो फिर ये जो जितने भी प्रिजनर्स थे उनको फिर से बोला कि नहीं, ये इनको आजाद नहीं करना है, और ये अभी इसकी सजा पूरी नहीं हुई है और ये फिर से सजा काटेगा और इसको वापस जेल में भेज देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि इसको वापस से जेल में भेज दिया जाना चाहिए। तो ये लोग जेल में जाएंगे, और बिकॉज क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया था, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास प्रिजनर पहुंच गए, तो उनको ये बोला गया कि हमारा जो रेमिशन है वो एग्री कर लिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन लोग का जो प्रॉपर केस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैंडल करता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ही वो सारा अथॉरिटी है कि रिमिशन भी वही प्रोवाइड करे, लेकिन इसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, जब मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये जो रेमिशन क्या है। तो रेमिशन जो है वो डिडक्ट करता है अर्न डेज फ्रॉम सेंटेंस रूटेड इन द आइडिया ऑफ प्रिजन शुड
रिहेबिलिटेट नॉट जस्ट पनिश्ड। तो ये जो रेमिशन है उसका काम है कि अगर किसी को सजा मिला है तो या तो जैसे अगर फांसी का सजा मिला है तो वो उम्र कैद में चेंज हो जाए, या फिर अगर उम्र कैद जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है उसने अगर काट लिया है तो फिर वो अपने जो जितने भी जैसे 16 इयर्स या फिर 24 इयर्स का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, अगर उसने इतना सजा काट लिया है और फिर वो अगर रिमिशन फाइल करे कि अपनी सजा कम करवाने के लिए या फिर रिहाई के लिए, कि अगर उसने 11 इयर्स या 16 इयर्स या 24 इयर्स से सजा काट लिया है तो उसको छोड़ देने के लिए, ये मर्डर एंड रेपिस्ट भी है तो इसमें बहुत संगीन जुर्म किया है और हीनियस क्राइम किया है, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जा रहा है। एंड देन हम लोग देखते हैं कि लाइफ कन्विक्ट्स मस्ट सर्व मिनिमम ऑफ 14 इयर्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रिमिशन। एंड ये एक जो है प्रोटोकॉल है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस मिलता है तो अगर उसने 14 ईयर से कम सजा काट लेना चाहिए तभी वो रिमिशन फाइल कर सकता है। तो ये जितने भी 11 जो प्रिजनर्स हैं उसने जब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिला था तब अभी इसने क्या किया है, ये 14 इयर्स तक काट चुका है सजा, तभी इसने रिमिशन फाइल किया है। एंड ये जो सब्जेक्ट टू कमिटी है वो इवेल्युएट करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो लक्ष्मण नास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये जो केस है उसके बेसिस पे। एंड देन ये रेजिलियंस क्या है, दैट जो प्रिवेल किया जाता है। एंड जो लीगल ट्रायम्फ है वो देखते हैं। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपलॉड किया गया है और अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एक्नॉलेजिंग बिल्किस बानोज स्ट्रगल फॉर जस्टिस, क्योंकि ये जो बहुत पुराना केस है और अभी तक वो जस्टिस के लिए लड़ ही रही है, तो इसीलिए ये जो रूल ऑफ लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना जस्टिस दिया है। एंड उसका इम्पैक्ट क्या है ये देखते हैं। डिसीजन स्टैंड्स एज ए डेटरेंट अगेंस्ट इलेगलिटीज और कॉल्यूजन बिटवीन अथॉरिटीज एंड कन्विक्ट। तो ये जो डिसीजन लिया गया है वो डेटरेंट है, एंड ये जो इलेगलिटीज एंड कॉल्यूजन बन गया है तो उसी के खिलाफ ये जितने भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। एंड ये जो रिमिशन का डिसीजन है वो प्रोन टू आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो इसमें जो रिमिशन है तो हाई कोर्ट ने क्या किया था, पहले ये जो गुजरात का हाई कोर्ट है उसने अपने पावर का मिसयूज किया था, क्योंकि ये रिमिशन देने का हक उसका था ही नहीं, ये असल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था। तो फिर भी उसने ऐसा दिखा दिया, लेकिन इसी पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि ये जो गुजरात के पास है ये पावर ही नहीं है, लेकिन उसने अपने अथॉरिटी का गलत उपयोग किया है, क्योंकि ये पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, क्योंकि इसको सजा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुनाई थी और इसका जो केस चल रहा है वो भी महाराष्ट्र हाई कोर्ट के ही अंदर चल रहा है। तो इसीलिए ये रिमिशन भी देने का काम कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट। तो इसीलिए एंड ये जो आर्बिट्रेरी पावर का यूज किया जाता है उसको अनचेक्ड करने का काम करता है हाई कोर्ट। एंड ये जो अनचेक्ड डिस्क्रिशन है, अगर ये डिस्क्रिशन हो जाए तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, अदरवाइज ये जो ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न हो सकता है। एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कमिटी फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड ये जब पहले जो क्या था कि जब ये रिमिशन दे दिया गया था, एंड ये हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू लिमिटेशंस और लिमिटेड ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग रिमिशन ऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ रीजंस गाइडिंग डिसीजन। एंड ये इसलिए बोला जा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू का एंड ये जो ट्रांसपेरेंसी कंसर्न इसलिए है क्योंकि जब इसने ये जो रेपिस्ट है और मर्डर है तो इसने पहले तो क्या किया, फ्रॉड किया, क्योंकि इसका केस तो गुजरात गवर्नमेंट में और गुजरात हाई कोर्ट में आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, ये जो गुजरात के हाई कोर्ट से रिमिशन पास करवा लिया एंड इसने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिया कि मुझे रिमिशन मिल गया है, आप मुझे ये जो है फ्री कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ फ्री है, लेकिन जब ये जो बिल्किस बानो ने केस फाइल किया फिर से सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके पता लगा कि इसका ये जो गुजरात का तो केस है ही नहीं, ये एक्चुअल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र हाई कोर्ट देख रही है, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ही उसको रिमिशन देगा। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का एक कंसर्न बना हुआ है कि ये जो बहुत बार फ्रॉड भी हो जा रहा है कि अगर जिसका जो ये गुजरात गवर्नमेंट गुजरात हाई कोर्ट ने किया, एंड उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जितने भी 11 कैदी थे उसको छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही बिल्किस बानो ने फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्जी दी तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कैदी हैं, ये जेल में ही रहेंगे। तब ये सारा कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। तो यही सारा है इसमें। एंड देन हम लोग चलते हैं अपने द हिंदू के आर्टिकल्स पे।
So we are going to start the discussion and we are going to discuss this article, India seen as pillar of stability, says Prime Minister. And recently अभी क्या हुआ है कि गुजरात का ग्लोबल समिट हुआ है 2024 का, एंड उसी पे ये मीटिंग हुई एंड बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज और अदर कंट्री के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए थे। तो ये सारा आर्टिकल हम लोग देखते हैं डिटेल में कि इंडिया इमर्ज एज ए न्यू रे ऑफ होप, क्योंकि हर तरफ जहाँ पे वॉर चल रहा है या डिसेबिलिटी है या फिर इतने सारे वॉर का सिनेरियो बना हुआ है एंड आर्बिट्रेरीनेस चल रहा है और सारे जो अदर कंट्रीज है वो एक दूसरे पे अपनी हेजमनी बनाने पे लगी हुई है, तो इंडिया ही जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से और ये जो डेमोक्रेसी दिखा रहा है एंड ये जो पीस है ये नेगोशिएशन कर रहा है एंड ये जो डिप्लोमेसी है वो भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। इसीलिए इंडिया जो है एक उभरता हुआ सितारा बन गया है और एक रे ऑफ होप बन गया है कि ये जो ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है उसको वो अच्छे से हैंडल करेगा और ये इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में उभर कर आ रहा है जो अच्छे से स्टेबिलिटी ला सकता है। और ये इंडिया जो है ये सबका ट्रस्टेड फ्रेंड बना हुआ है, क्योंकि अभी तक इसने ये लॉयल्टी ब्रेक नहीं की है और जो भी इसके फ्रेंड है या फिर जिससे भी ये नेशनल इंटरेस्ट इंडिया का अच्छा है उसका इसने भरोसा नहीं तोड़ा है और वो हर कदम पे साथ में खड़ा रहा है और ये इंजन है ग्रोथ का। एंड ये जो ग्लोबल इकोनॉमी और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने बोला है कि ये जो 10th एडिशन है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, तो ये जो वर्ल्ड है ना देखेगा कि इंडिया कैसे इंपॉर्टेंट पिलर वो रहता है और स्टेबिलिटी दिखाता है अपना, क्योंकि इंडिया बहुत स्टेबल कंट्री है एंड ये जो है डेमोक्रेटिक भी है एंड इंडिया ने सब जगह स्टेबिलिटी दिखाया है एंड इंडिया ने अपना ये जो पीसफुल नेगोशिएशन भी किया है एंड ये पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट भी हो रहा है कि ये पीपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एंड ये जो ग्लोबल समिट हुआ है ये एंड ये जो ग्लोबल गुड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ और ये इंजन है ग्रोथ का एंड ग्लोबल इकोनॉमी में एंड ये टेक्नोलॉजी हब भी बनते जा रहा है और उसके लिए ये क्या है, ये पावर हाउस ऑफ टैलेंटेड यूथ एंड डेमोक्रेसी दैट डिलीवर, बिकॉज एज वी नो कि इंडिया इज द ये जो इमर्ज कर रहा है बिकॉज इंडिया क्या है ये जो यूथ का वो कंट्री है, क्योंकि अभी इसमें मोस्टली जितने भी हैं वो 29 से लेकर के ये 50 तक के मोस्टली जो यंग है और जो यूथ नेशन है अभी, तो इसीलिए इंडिया ने बोला है कि ये एक उभरता हुआ सितारा है और ये ट्रस्टेड फ्रेंड बन चुका है सबका। और मोदी जी ने ये भी बोला है कि जब ये जो इनॉग्रेशन किया इन्होंने तब बोला कि ये जो सेवरल वर्ल्ड है और लीडर्स है और बिजनेस टाइकून्स है, डिप्लोमेट्स है एंड पॉलिसी मेकर, तो ये सारे लोग ये जब समिट हुआ तो सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे कि जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है, डिप्लोमेट है और पॉलिसी मेकर्स है एंड देन ये बहुत अदर कंट्रीज के एज यू हैव सीन कि ये यूएई के अभी प्रेसिडेंट आए हुए हैं एंड बहुत सारे जो यूएई के हो गए या अफ्रीका के अदर कंट्रीज के ये सारे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इसमें प्रेजेंट थे। एंड ये जो इंडिया है उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इंडिया जो है बहुत जल्द ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली अभी हमने इंडिपेंडेंस डे पे 75 इयर्स कंप्लीट किया है एंड इंडिया ने बोला है एंड प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये जो नेक्स्ट 25 इयर्स है उसको ये अमृतकाल, क्योंकि इंडिया जो है 100 जब ये अपना 100th सेंचुरी पुरा लेगा आजादी का और ये जो 100th ईयर पुरा लेगा तब उसने बोला है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। एंड ये जो ईरा है ये 75 से लेकर के एंड 25 तक का ये 25 साल का अभी जो ईरा चलेगा वो गोल्डन पीरियड है कंट्री के लिए एंड इंडिया के लिए। एंड इंडिया कंप्लीटेड 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नाउ वर्किंग ऑन इट्स गोल फॉर 25 years टू बिकम डेवलप्ड कंट्री। और इसके लिए जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि जो 25 years का ड्यूरेशन है उसको उन्होंने अमृत काल बताया है। तो इसका और जो है डिटेल में और जो देखते हैं हम लोग पेज नंबर 12 पे, तो ये हम लोग देखते हैं इंडिया सीन एज पिलर ऑफ स्टेबिलिटी सेज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एडेड ऑल मेजर रेटिंग्स एजेंसीज ओपिनियड इंडिया वुड बिकम among top 3 largest economies of the world in next few years। and next few years मतलब 25 years में।
एंड इन द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अभी ये वर्ल्ड ऑर्डर क्यों हुआ? एक तो ये वर्ल्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है कि ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो अभी क्या है, हर जगह वॉर चल रहा है, जैसे इजराइल और हमास का, यूक्रेन एंड रशिया का। एंड ये जो उसकी वजह से अदर कंट्रीज भी डिस्टर्ब हो रही है। जैसे अगर इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है तो इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए। एंड हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये अदर जो ईरान सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। एंड हमास को मालदीव सपोर्ट कर रहा है। और उसी के लिए वजह से अभी क्या है, अभी यूक्रेन एंड उसी की वजह से अभी क्या है, जैसे इंडिया एंड मालदीव्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मालदीव्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये जो मालदीव्स है वो ऑलरेडी हमास को सपोर्ट करता है। तो उसी वजह से इसराइल जो है, इसराइल इंडिया का साथ दे रहा है, ऑलरेडी इंडिया का फ्रेंड है वो। एंड इसलिए भी और ज्यादा साथ दे रहा है क्योंकि ये मालदीव जो है हमास का साथ दे रहा है। तो इसके वजह से ये पूरी कंट्रीज जो है वो अभी ये इनस्टेबिलिटी बन गया है। इसीलिए इंडिया जो है उभरता हुआ सितारा है, क्योंकि इसने अपनी स्टेबिलिटी सारे कंट्रीज के साथ अच्छा बना के रखा हुआ है। और इवन दो इंडिया का जो इंटरनल पीस वो भी डेवलप है। इसीलिए एज यू कैन सी कि इंडिया के साथ अभी ये अमेरिका का रिलेशन अच्छा है, रशिया का रिलेशन अच्छा है, इसराइल के साथ रिलेशन अच्छा है, इवन दो ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छा है। तो इसीलिए इंडिया जो है अभी ये सबका ट्रस्टेड बन चुका है एंड ट्रस्टेड फ्रेंड बन चुका है। और इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इंडिया इज गोइंग अहेड ए विश्व मित्र, ए फ्रेंड ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि एज आई हैव डिस्कस्ड एंड आई हैव टेल यू कि इंडिया के साथ सारी कंट्रीज का रिलेशन अभी अच्छा चल रहा है। कोई भी ऐसा जो कंट्री है उसके साथ इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एंड अभी जो है इंडिया एंड मालदीव्स का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो सारे लोगों ने ये मालदीव्स को अगेंस्ट कर दिया है एंड मालदीव्स को ही बोला है। इवन दो तक जब इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं है, बट स्टिल ये जो पाकिस्तान ने मालदीव्स को ही बुरा भला बोला है, बिकॉज क्योंकि ऑल नोज कि इंडिया है ना मालदीव्स के लिए बहुत कुछ किया है एंड अगर आगे भी करेगा, अगर मालदीव्स का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा रहता है तो। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मौजो, वो प्रो चाइना है और वो चाइना को ज्यादा फेवर करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने भी बोला कि तुमने इतने जो अभी जो कमेंट्री पास की गई है, जैसे प्रधानमंत्री जी को जोकर बोला गया है एंड ये एक मिनिस्टर ने ये बोला कि लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को कंपेयर करना, जैसे कि काउडंग लड्डू एंड ये जो लड्डू है उसको, तो ये सारी चीजों बोला कि गोबर एंड लड्डू का कंपेयर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एंड इवन पाकिस्तान ने भी बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इंडिया को है ना अगेंस्ट करके बहुत नुकसान लिया है। एंड उसको नुकसान हुआ भी है क्योंकि अभी रिसेंटली विद इन 1 वीक इसको 7500 का नुकसान हुआ है। बिकॉज इसकी जो मालदीव्स की पूरी जो कंट्री है वो टूरिज्म पे बेस्ड है। एंड ये जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से इंडिया से ही लोग जाते हैं, लेकिन इंडिया के लोगों ने ही वहां पे सारे जितने जो बुकिंग्स थी वो सब कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो इनको जो है 7500 का नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड इंडिया ने कमिटमेंट भी दिखाया है पूरे वर्ल्ड वेलफेयर के लिए, कि ये वर्ल्ड के लिए। एंड उसी के लिए मोदी जी ने बोला था कि वासुदेव कुटुंबकम, क्योंकि वासुदेव कुटुंब क्या है कि होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो इसका जो एफर्ट है, डेडिकेशन है और हार्डवर्क है, वो दिखाता है वर्ल्ड के लिए कि वर्ल्ड है ना अगर इंडिया के साथ जुड़ के रहता है तो वो कितना सिक्योर एंड प्रॉस्परस होगा। एंड इंडिया की जो प्रायोरिटीज है एंड एस्पिरेशन है कि 1.4 ये जो बिलियन सिटीजन्स है उनके बिलीफ रहना चाहिए ह्यूमन सेंट्रिक में, और उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एंड ये जो गवर्नमेंट का ये कमिटमेंट है कि वो लोग कैसे इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी मेंटेन करके रहे, ताकि ये जो मेजर एस्पेक्ट है वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी का एंड डेवलपमेंट का वो पूरा हो पाए। एंड प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी बोला कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो प्रमोट करने का काम करेगा डेवलपमेंट को ये पूरे कंट्री में। तो उनका जो एजेंडा है एंड वो ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट को। एंड ये जो वेलफेयर एंड एक्सक्लूसिविटी ये प्रमोट करने का एंड इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी उस पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। एंड इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं।
So now we are going to discuss the editorial articles. So first of all, we will discuss this article because this is very important article. So so a manifesto for justice that has sprung from crisis. तो हम लोग इसमें देखते हैं एज इंडिया ट्रिगर्स थ्रू मल्टीपल क्राइसिस एंड उसमें देखते हैं कि डेस्परेट सर्च हो रहा है सॉल्यूशन का कि जितने भी प्रॉब्लम्स है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल एंड कल्चरल स्ट्राइक का, इकोलॉजिकल कोलैप्स एंड इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया और इसका जो है सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि कैसे इसको टैकल किया जाए बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स में ये देखा गया है कि ये जो सिचुएशन है वो ये वर्सनिंग होते जा रहा है क्योंकि खराब से खराब ही होते जा रहा है। तो ये डेस्परेट अटेम्प्ट किया जा रहा है कि ये जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं वो अपना अटेंशन कैसे दूर करें एंड वो जो है वो गेट क्रैशिंग पार्लियामेंट है जो इसीलिए एंड एज यू हैव स्टडीड कि अभी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था तो सिक्योरिटी ब्रीच में भी यही बोला गया था, वो जितने भी लोगों ने जो ब्रीच किया था सिक्योरिटी ब्रीच, तो उनका भी यही कहना था कि अभी हम लोग जो परेशान हो गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, तो मैं स्टूडेंट हूं और मैं अनएम्प्लॉयड हूं इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो इसका भी एक रीजन है कि ये जो और सिंकिंग ऑफ जोशी मठ, तो ये जो जोशी मठ जो सिंक हो रहा है उसका भी एक दिक्कत है कि कैसे इन्वायरमेंट भी है ना क्रैश कर रहा है एंड ये जो डैम बर्स्ट इन सिक्किम क्योंकि सडन बहुत फ्लड आ गया था क्योंकि वहां पे डैम बर्स्ट कर गया, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर एंड वी हैव सीन कि ये जो लास्ट ईयर मणिपुर में कितना ज्यादा वहां पे हीनियस क्राइम हुआ, दरिंदगी हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये सारा रीजन है एंड अटेम्प्ट टू stifle democratic voices by slapping false cases against activities and journalists and lawyers who dare to speak up। एंड ये इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड लॉयर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनको जेल में भर दिया जाता है। तो ये सारा दिक्कत भी देखना पड़ रहा है एंड ये जो सेंडिंग अपोजिशन मेंबर्स है ऑफ पार्लियामेंट है इमेज है इंडिकेटिव ऑफ ग्रोइंग मेलेज अफेक्टिंग इंडिया। और ये जो मेलेज अफेक्टिंग है जो बोला जा रहा है कि ये टायरनी हो रही है, मतलब गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर रहा है कि ये जितने भी अपोजिशन के लोग हैं उनको क्या है कि वहां से सस्पेंड कर देना, क्योंकि ये जितने भी अभी 3 बिल पास हुआ था, ये जो 3 बिल है जैसे कि ये जो आईपीसी हो गया एंड ये जो एविडेंस एक्ट हो गया एंड सीआरपीसी, तो उनको एंड ये सीआरपीसी तो उनको चेंज करके न्यू बिल लाया गया है, ये भारतीय न्याय संहिता और ये सारा कुछ। तो उस समय क्या है कि अपोजिशन का कोई भी वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं था, कोई पार्टी ही नहीं थी, तो ये जो सिंगल है ना गवर्नमेंट ने फैसला सुना दिया एंड वो बिल पास भी कर दिया गया। तो ये सारा दिक्कत का बात है एंड ये जो क्राइसिस है वो एनगल्फिंग अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड उसकी वजह से जो अदर कंट्रीज है वहां का भी क्राइसिस चल रहा है, तो उसके वजह से भी क्राइसिस आ रहा है एंड होप लाइज इन द मेनी इनिशिएटिव टू रेसिस्ट द डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्ट अल्टरनेटिव पाथवेज टू मीटिंग ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशन। एंड ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा पाथवे बनाया जाए जिसके वजह से ह्यूमन का नीड और उसका जो एस्पिरेशन है वो पूरा किया जा सके। और वो जो है गवर्नमेंट क्या करेगी एंड बिजनेस जितने भी बिजनेसेस है, कम्युनिटीज है या पीपल्स कलेक्टिव है, तो उन सबको मिल करके है ना साथ में ऐसा कुछ करना चाहिए जो पीपल का जो डिमांड है एंड जो पॉलिसी लेवल है वो पूरा हो पाए एंड उसके लिए एक अल्टरनेटिव भी निकालना चाहिए। एंड ये हम लोग देखते हैं कि ये जो गैदरिंग इनिशिएटिव हुआ है कि ऑन दिसंबर 1885 पीपल मूवमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलीज किया गया पीपल्स मैनिफेस्टो फॉर ए जस्ट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल इंडिया, तो ये भी एक निकाला गया था मोर्चा एंड उसी के तहत ये जो नेशनल प्लेटफॉर्म है विकल्प संगम वो निकाला गया था। एंड हम लोग देखते हैं कि ये विकल्प संगम क्या है, ये विकल्प संगम है अल्टरनेटिव कॉन्फ्लुएंस एंड इसमें देखते हैं ये जो बहुत सारे ग्रुप जो रिप्रेजेंट करते हैं हंड्रेड्स ऑफ इनिशिएटिव जो वर्क करते हैं इकोलॉजिकल फूड प्रोडक्शन में, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन, डिग्निफाइड हाउसिंग सेटलमेंट, मीनिंगफुल एजुकेशन, हेल्थ सिक्योरिटी,
लोकल एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग, रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। तो ये सारा कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज एज यू कैन राइट इन द मेंस आंसर, तो वो मेंस के लिए मेंस पेपर में आप इसको कोट कर सकते हैं कि ये सारा चीज अगर ये जो संगम हो गया या कोई भी अगर चीजें हैं, अगर अगर आ जाता है कि इंडिया किन सारी चीजों से जूझ रहा है, क्या इसका कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इसका कौन सा है, एंड लूप होल क्या है, तो वो ये सारे पॉइंट हम लोग कोट कर सकते हैं कि ये सारा जो है ना, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग है, मैनेजमेंट की कमी है, कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी की कमी है, डिग्निफाइड हाउसिंग नहीं है, सेटलमेंट अच्छा नहीं है, एंड एजुकेशन की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है। तो ये सारा कुछ हम बता सकते हैं। एंड ये जो विकल्प संगम है वो कवर करता है 30 फिजिकल असेंबलीज को, और ये पब्लिश किया जाता है 1500 स्टोरीज ऑफ पॉजिटिव चेंज के रिगार्डिंग। और ये इसलिए पब्लिश किया जाता है क्योंकि इसका है, ये एजेंडा क्या है, ये कलेक्टिव विजन दिखाने का इंडिया को, ताकि ये एडवोकेट करे पॉलिसी चेंजेस में। और इसका मैनिफेस्टो क्या है और एम क्या है, ये जनरल इलेक्शन दिखाता है। जब ये इसलिए अभी निकला है क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन होने वाला है 2024 में, और ये वेरियस लोकल और नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस को भी दिखाएगा, और ये भी बताएगा कि ये सारा जो एजेंडा है उसको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट का। और जो यूथ है जो अर्जिंग कर रहे हैं कि उनका प्रायोरिटी अटेंशन होना चाहिए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में, क्राफ्ट में, वैल्यू एडेड प्रोड्यूस में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और पास्टोरैलिज्म में, तो ये सारी चीजों से वो जूझ रहे हैं। एंड मोस्टली जो है यूथ ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। एंड ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, एंड अर्बन एरियाज में, तो ये अर्बन एरियाज में जो है कि 100 डेज के लिए जितने लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द, ये जो 265 जो डेज है उसका क्या? लेकिन ये है कि कुछ ही लोगों को मिल पाता है, सारे लोग तो मनरेगा में नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो एक तो जो अगर मनरेगा में वर्क भी कर रहा है, लेकिन ये जो 265 डेज है तब वो लोग क्या करेंगे, एक तो क्वेश्चन ये भी है। एंड देन ये बाकी के जो लोग हैं जो मनरेगा से नहीं काम कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो कैसे काम कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड देन हम लोग ये देखते हैं कि ये जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है वो रिजर्व है कुछ ही लोगों के लिए। एंड ये विकल्प संगम प्रोसेस जो है वो कंपाइल्ड किया गया है हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जैसे कि और इनका अप्रोचेस क्या है, जैसे ये देखा जा सकता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स में हो गया, ये इसका जो www.vikalpsangam.org, तो वहां पे भी बहुत सारी जो चीजें हैं वहां से भी निकल के आएगी कि कैसे यूथ जो है वो सारी चीजों से सफर कर रहा है। एंड यू कैन सी ये जो स्टोरीज है रूरल रिवाइवल का, एंड जो रिड्यूस करता है आउट माइग्रेशन, क्योंकि अभी क्या है कि जितने भी जो विलेज के लोग हैं और रूरल के लोग हैं, तो वो सारे रूरल के लोग हैं ना, वो माइग्रेशन करके ये अर्बन में आ रहे हैं। तो जब अर्बन में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड लिमिटेड टेरिटरी है, तो एक तो वहां की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और ये जो लिमिटेशन है उसमें भी ये कंपटीशन बना हुआ है, एंड वहां पे फूड लॉजिस्टिक्स और ये जो गैदरिंग ये सारा कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो ये जरूरी है कि रूरल में ही सारी चीजें डेवलप कर दिया जाए ताकि ये जो माइग्रेशन है वो कम हो। तो एक ये भी दिक्कत का कारण बना हुआ है कि रूरल में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और वहां पे जो भी बेसिक नीड्स की जो जरूरत पूरा होने वाला है वो भी उसकी भी कमी है। तो उसके वजह से भी माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस माइग्रेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। एंड देन हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मेनी केसेस में ये जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर अर्बन में बहुत सारी दिक्कत आ गई तो जितने भी लोग हैं वो वापस जाने लगते हैं। और ये हमने देखा है मोस्टली कि ये जो जब ये कोविड वाला एरिया था, तो कोविड के टाइम हर जगह जब लॉकडाउन लग गया था, जब ये कोविड-19 आया, तो बहुत सारे लोग दिल्ली से, मुंबई से और सारे जो मेजर जो सिटीज है और मेट्रो सिटीज हैं, तो वहां से निकल करके ये लोग अपने वो जो इनका घर है, गांव है, और वहां पे जाने लगे थे। तो वो एंटी माइग्रेशन उसी को बोलते हैं। एंड जो हिंदी में आई थिंक ये पलायन करना समथिंग ये सब था, तो वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तो उसके वजह से भी उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इलिटरेसी वो बहुत बढ़ गया है।
तो ये सारी चीज़ें दिक्कत की वाली बात थी। एंड देन हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सिटीज़ है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ है एंड विलेज में या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और क्राफ्ट में, तो ये सारी चीज़ों की भी कमी है, तो उसको भी बढ़ाना चाहिए। और देयर आर डज़न ऑफ स्टोरीज़ जो डिग्निफाइड है और रेम्यूनरेटिव का काम करता है, और ये जो लाइवलीहुड है, वो एग्रीकल्चर का या फिर ये जो लैंड बेस्ड ऑक्यूपेशन है, उसमें भी लोग अभी शामिल है। लेकिन जिस हिसाब से उनका जो एक्सपोज़र होना चाहिए एंड उनकी जो कमाई होनी चाहिए, वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो न्यू वंस है, ये जो होम स्टे बेस्ड टूरिज्म है या फिर यूथ एंटरप्राइजेस है, जो कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉलेज और टेक्नोलॉजीज है, तो ये सारी चीजों में तो बढ़ावा मिल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए या जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और ये जो अनक्रिएटिव रेट है, रैट रेस ऑफ मास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि सारे लोग ये बोला जा रहा है कि अगर एक चीज स्टार्ट हो गई, कोई ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया या कोई फैक्ट्री स्टार्ट हो गया, तो सारे लोग एक तो चूहे की रेस में दौड़ जाते हैं कि हमें काम चाहिए और हमें ये ट्रेडिशन में पार्ट लेना है, और इनोवेशन नहीं हो रहा है। और इनोवेशन और जो स्किलफुल होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसी की वजह से ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है और बजट है, उसका फोकस क्या रहता है कि लार्ज इंडस्ट्री को बढ़ाना और ये जो बिग कॉर्पोरेशन को उसको बढ़ाना। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो ब्लैक इकोनॉमी है या फिर रिडक्शन हो रहा है रेट ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरीज में, और ये जो ग्रेटर वेल्थ है एंड इनहेरिटेंस टैक्सेशन, वो रिच लोगों का बढ़ रहा है। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो बेसिक इनकम है या पेंशन जो है जितने वर्कर्स का, वो उतना नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग देखते हैं ये जो नथिंग बोथ द इंक्रीजिंग ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ द स्टेट एंड अनफिनिश्ड टास्क ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तो ये दिख रहा है कि ये जो गवर्नमेंट कैसे अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, क्योंकि पावर जो है ना, वो ये जो स्टेट है, वो सिर्फ अपने पावर को बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ अपने पावर को बढ़ाने के लिए अथॉरिटी का मिसयूज कर रही हैं। एंड ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ना हो करके ये सारे जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और उससे ये जो मैनिफेस्टो है, जो रियल डिवोशन होना चाहिए फाइनेंशियल एंड लीगल पावर का विलेज के टुवर्ड्स या अर्बन असेंबलीज का, तो वो नहीं हो रहा है। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायतीज लॉज, वो भी नहीं हो पा रहा है। एंड ये जो स्टेट की जो एजेंसीज हैं, जैसे मैंडेटरी पब्लिक ऑडिट होना चाहिए और रिवाइव करना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड इलेक्शन कमीशन का काम पूरा होना चाहिए, एंड मीडिया का काम अच्छा होना चाहिए। एंड इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि ये प्रॉपर एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाए, तो वो भी है ना मिसयूज हो रहा है उसका, कि अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेजिटिमेट क्रैकडाउन हो रहा है पीसफुल डिसेंट का, ये जो मैनिफेस्टो सीक टू रिपीट ऑफ रिपीटेडली, और ये मिसयूज हो रहा है लॉ का, और उसकी वजह से अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है एक्ट है। एंड क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर जिनको दिक्कत है, तो वो सारे लोगों को पकड़ करके यूएपीए में भर दिया जाता है, जो अनलॉफुल ये प्रिवेंशन एक्ट है उसमें, कि ये टेररिस्ट है, इन्होंने क्राइम किया है, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो रहा है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट है ऑफिशियल्स है या फिर जो पुलिस है, अपने पावर का गलत यूज भी करती है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये कंसर्न है, जो एक कंसर्न दिखाता है कि इंटरफेथ एंड इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हेट स्पीच, क्योंकि यही सारा रीजन है कि गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर रही है, तो उसी की वजह से ये हेट स्पीच इतना चल रहा है। और हेट स्पीच क्या है कि हम गवर्नमेंट या अथॉरिटी के खिलाफ अगर कुछ मिसयूज वर्ड बोलते हैं, या फिर वही जो है वल्नरेबिलिटीज दिखाता है माइनॉरिटीज का। एंड ये जो फोरम ऑफ डायलॉग या रीस्टोरिंग कोएग्जिस्टेंस एंड ये जो प्रायोरिटी इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो ये सारी चीजों में भी देखा गया है। एंड जो ज्यादा सफर कौन करता है इन सारी चीजों से, कि वो ज्यादा सफर करते हैं जितने भी ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर के लोग हैं एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, जैसे वेमेन हो गई, दलित हो गए, आदिवासी, रिलीजियस एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज के जो पर्सन है, एंड जो पर्सन विथ डिजेबिलिटीज के लोग हैं, तो वो सारे लोग ज्यादा हैम्पर होते हैं और सफर करते हैं। एंड ये इट सीक टू रिजर्व 6% ऑफ जीडीपी फॉर एजुकेशन, और इसके लिए जरूरी क्या है कि जीडीपी में एजुकेशन का है ना, वो 6% खर्चा होना चाहिए, और 6% उसके लिए रिजर्व कर देना चाहिए, वो बेस्ड ऑन मदर टंग, सिटी बेस्ड, कल्चरली एंड इकोलॉजिकली रूटेड लर्निंग, जो गांव से रिलेटेड है या फिर आउटर ये जो
ये जो गाँव से रिलेटेड है या फिर बहुत सारे जो आउटर लोग हैं, जैसे कि ट्राइबल लोग हैं, तो उनके लिए उन्हीं की लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोग एफिशिएंट तरीके से नॉलेज को ग्रैब करें। एंड इसी के लिए ज़रूरी क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्रेस बनाना चाहिए ताकि ये मल्टीपल जो सिस्टम है एंड ये जो प्रायोरिटी टू प्रिवेंट ये जो इल हेल्थ है उसमें भी मदद मिलेगा। और ज़रूरी है कि एडुकेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, सेफ वाटर मिलना चाहिए या फिर अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्दी लाइफ तो वो भी मिलना चाहिए। एंड फॉर ऑल दिस 3% ऑफ द जीडीपी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं तो उसके लिए अभी क्या है कि 3% ही जीडीपी अलॉट किया जाता है हेल्थ के सेक्टर में। लेकिन ज़रूरी है कि वो इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, उसको 6 वो परसेंट कर दिया जाए। एंड देन हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक फोकस से बना के रखना चाहिए इन्वायरमेंटल इश्यूज में, ताकि ये जो नेशनल लैंड एंड वाटर पॉलिसी है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। एंड ये जो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस है जैसे कि वाटर एंड सॉइल का, तो वो भी प्रोटेक्टेड रह पाएंगे। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि ये इफेक्टिव कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन होना चाहिए वाइल्ड लाइफ का एंड बायोडाइवर्सिटी का। एंड ये जो कलेक्टिव राइट होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, तभी जा करके ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो मजबूत हो पाएगा और जितने भी इकोसिस्टम है वो मेंटेन रह पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि कंप्लीट कन्वर्जन होना चाहिए इंडिया के फार्मिंग टू ऑर्गेनिक। एंड ये भी है कि कैसे ये जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकली डाइवर्स जो मेथड है, जो बोला गया है कि 2040 तक ये जितने भी एग्रीकल्चर है वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा 2040 तक। एंड इसके लिए ड्रास्टिक कट करना पड़ेगा टॉक्सिक प्रोडक्ट को, जैसे कि ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और ये जो मिलाए जाते हैं तो उनको बहुत कट करना पड़ेगा। एंड ये जो प्लास्टिक है एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको भी कट करना पड़ेगा, मतलब उसका यूज कम करना पड़ेगा। एंड तभी जाके ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग है वो मैनेज किया जाएगा कम्युनिटी के द्वारा। एंड ये जो डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी वो भी पूरा हो पाएगा। एंड ये जो रिन्यूएबल एनर्जी एंड फेज आउट फॉसिल फ्यूल से एंड न्यूक्लियर पावर बाय 2030 आर सजेस्टेड। और ये कब सजेस्ट किया गया है? ये जो अभी रिसेंट यूएई में ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है तो उसमें भी ये सजेस्ट किया गया है कि कैसे फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर देना चाहिए एंड ये जो न्यूक्लियर पावर है 2030 तक उसको भी फेज आउट कर देना चाहिए। एंड ये हम लोग देखते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है 28 का, तो उसमें बोला गया है कि फॉसिल फ्यूल को वो पूरा ही फेज आउट कर देना चाहिए। तभी जाके इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है एंड इंडिया ने रेटिफाई भी नहीं किया है। एंड इंडिया ने ये बोला है कि ये फॉसिल फ्यूल बंद तो कर देगा लेकिन 2030 तक नहीं, ये 2070 तक, क्योंकि इंडिया अभी इसको एनर्जी का कंजम्पशन का बहुत जरूरी है, इसीलिए ये पूरे तरीके से फॉसिल फ्यूल को ये फेज आउट नहीं कर सकता है। एंड इसका ये मैनिफेस्टो क्या है कि रोल बैक करना और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को बढ़ाना, ताकि ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस ये जो प्रोसेसेस है और वो कम हो पाए और इंट्रोड्यूस कर पाए इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ सेक्टर से, जैसे कि ये इन्वायरमेंट नेशनल इन्वायरमेंट कमिश्नर से बैठाना चाहिए और उसको रेकमेंड भी करना चाहिए। एंड ये जो इलेक्शन कमिश्नर है या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनको भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए। एंड ये जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है तो उसकी वजह से टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन वो जो फॉर्म ऑफ इरेटिक वेदर और उसकी वजह से ये जो एक्सट्रीम हीट है या फिर ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज। एंड आई हैव डिस्कस्ड आल्सो कि यही सारा रीजन है जिसकी वजह से अभी हमने जो हमारा थंबनेल आर्टिकल है वो भी डिस्कस किया कि ये जो 1 लाख साल में इतना ज्यादा 2023 में इतना हीट एंड वार्म और टेम्परेचर का राइज हुआ है, तो यही सब रीजन है कि एक तो क्लाइमेट क्राइसिस हो गया एंड ये जो वेदर में इतना ज्यादा ये डिसबैलेंस है एंड ये जो एक्सट्रीम हीट है एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेस, तो ये सारे रीजन है जैसे इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स नीड मच और ग्रेटर प्रायोरिटी देन गिवन। एंड ये जो हीट इतना डेवलप कर रहा है, हीट इतना इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसी की वजह से ये जो ग्लेशियर है वो बहुत ज्यादा ये पिघल रहा है। एंड उसका कारण यही है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है।
तो यही सारी चीजें हैं। एंड अभी जो रिकमेंडेशन निकला है तो उसको 21 पॉइंट चार्टर ये अलॉट किया गया है जो 25 पेजेस का है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। एंड ये जो विकल्प संगम का वेबसाइट है तो वहां पे ये सारी चीजें है ना, ये विशफुल थिंकिंग कैसे करना है और ये सारा कैसे जो भी ये सारी दिक्कत है इसको टैकल कैसे करना है एंड इस पे कैसे सोचना है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और ये जो पहले भी अटेम्प्ट किया गया था 2019 में, और उसके तहत बोला गया था कि जितने भी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग सम रिकमेंडेशन इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो, कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको बोलना चाहिए कि एजुकेशन के सेक्टर में वो क्या करेंगे। जो भी ये जो पॉलिटिशियन है जो अपना बयान देते हैं और जो भी रैली निकलती है तो उनको इलेक्शन के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में या फिर क्लाइमेट के क्षेत्र में, तो ये सारी चीजों में है ना उनको ये बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उनका क्या मैनिफेस्टो रहेगा और वो पूरा भी करना चाहिए। तो ये सारा जो है वो क्रूशियल पॉइंट है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और तभी जाके ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनकी जितने भी जरूरतें हैं वो पूरी हो पाएगी। एंड उसके लिए जरूरी है कि जितने भी इंडियंस है वो अलर्ट रहें, प्रोएक्टिव रहें और डिमांड करें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये जब इलेक्शन होता है तो वो सारा कुछ बोलते हैं कि ये सारी चीजें वो फुलफिल कर देंगे। तो इलेक्शन के टाइम उन जो वोट देते हैं उनको, वोटर्स को, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से डिमांड करना चाहिए कि हमें ये सारी चीजों की जरूरत है एंड ये सारा कुछ फुलफिल होना चाहिए, और उनको जो अपने वॉइस है वो उठाना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं। एंड ये सबसे ज्यादा यूथ जो है पॉपुलेशन कंट्री है अभी, क्योंकि और यूथ को प्रोएक्टिव रहना चाहिए। एंड ये जो आदिवासी विलेज है या फिर मेंधा ले, और ये जो मेंधा लेखा जो ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, जहां से ये बोला गया था कि उन्होंने कि वी इलेक्ट द गवर्नमेंट इन दिल्ली बट इन आवर विलेज वी आर द गवर्नमेंट है। और ये इन्होंने बोला कि हम दिल्ली में है ना जो सरकार बन गई है उनको तो हम वोट देते हैं लेकिन यहाँ हम ही सरकार है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी लोग और जितनी भी समस्या है वो लोग खुद ही जूझते हैं और उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकालते हैं, और सारे जो प्रॉब्लम्स को टैकल वो खुद ही करते हैं, वहां पे सरकार नहीं जाती इसीलिए। एंड जो दलित वेमेन है और फार्मर्स है तेलंगाना के, have asserted complete control over seeds, knowledge, water, land to achieve और ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और वहां की जो वेमेन है वही सारा कुछ करती हैं। और ये जो भुज टाउन ऑफ ये कच्छ हैव इम्प्लीमेंटेड लोकल डिसीजन मेकिंग एज पार्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग। तो वो लोग वहां पे खुद ही ये जो अर्बन प्लानिंग का ये जो प्लान करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। एंड ये जो विकल्प संगम का मैनिफेस्टो क्या है कि इन्फ्यूज करना ये नोशन ऑफ डायरेक्ट एंड अकाउंटेबल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, एंड ये जो सोशल कल्चरल ये जो इक्वालिटी है उसको बढ़ाना, तभी जाकर के ये विकल्प संगम है ना ये पूरा हो पाएगा। एंड ये प्रमोट करेगा एडवोकेसी एंड ग्राउंड एक्शन को। तो ये सारी चीजें हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये विकल्प संगम है तो वो किसी भी रूप में ऐसे मेंस में आ सकता है। जैसे अगर ये जितने भी पॉइंट है वो आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला अगर आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं, अगर वेमेन से रिलेटेड आता है तो उसमें लिख सकते हैं, एंड जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वो अगर उनका आता है तो आप उसमें ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इवन दो एग्रीकल्चर के सेक्टर में और क्लाइमेट के सेक्टर में भी अगर ये पॉइंट आता है तो ये सारे पॉइंट है ना इन सारे क्वेश्चन पे वैलिड है, तो आप ये सारे क्वेश्चन पे आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। एंड ये गवर्नमेंट है ना कहाँ अच्छा कर रही है कहाँ नहीं, उनका प्रोज एंड कॉन्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब है इसमें आर्टिकल में। एंड देन हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले ये जो शॉर्ट आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। तो ये सारा जो है कंफर्टेबल विन, तो कंफर्टेबल विन क्या है? अभी जो इलेक्शन हुआ है बांग्लादेश में तो वहां पे मेजोरिटी के साथ जो शेख हसीना है वो पॉपुलर वोटिंग के साथ है ना जीत गई हैं। एंड वो इलेक्शन कब हुआ था? जनवरी 7 में। एंड जो नेशनल इलेक्शन हुआ था और उनकी जो पार्टी है आवामी लीग, तो वहां पे जो शेख हसीना की जो पार्टी है वो 300 मेंबर में 222 सीट से वो जीत गई हैं, तो 3/4 सीट से वो जीत गई हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि
उनका सपोर्ट कौन करता है? इंडिया। एंड ये शेख हसीना ने बोला है कि इंडिया जो है बहुत अच्छा दोस्त है और इसको जो है हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए इस दोस्ती को। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो सम इलेक्शन हुआ था उसमें डिमांड किया गया था कि ये जो हसीना को रिज़ाइन कर देना चाहिए, पर ये जो हसीना है, शेख हसीना वो फिर से वो जीत गई हैं। एंड ये जो इसमें न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसके जो अभी जो अपोनेंट थी, तो अपोनेंट ने बोला था कि इनको है ना रिज़ाइन कर देना चाहिए, बट वो मेजॉरिटी से जीत गई हैं और इनके जो अपोनेंट लीडर हैं वो खलीदा ज़िया, तो खलीदा ज़िया ये करप्शन के चार्जेस में अभी वो जेल में सज़ा काट रही हैं। एंड इसका एक हिस्ट्री भी है। ये बांग्लादेश इंडिया को अपना अच्छा फ्रेंड क्यों बोल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश का साथ हमेशा इंडिया ने अच्छे से दिया है और सारी चीज़ों पे दिया है। बिकॉज़ जब ये जो शेख हसीना, जब ये 1971 में भी जब वॉर हुआ था, तब इंडिया ने ही बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट किया था और शेख हसीना के जो फादर थे, उन्होंने ये कमान सँभाला था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट का। फिर बाद में क्या हुआ कि शेख हसीना के फादर्स का उनको असैसिनेट कर दिया गया था। एंड उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनको पूरा कंट्रोल करके उनके फादर को मार दिया गया था एंड उनका असैसिनेशन हो गया था। एंड उसी के बाद ये जो खलीदा ज़िया है, जो खलीदा ज़िया ने ये पूरा गवर्नमेंट सँभाल लिया था एंड पूरा रूल करती थी। देन आफ्टर जब उनकी पार्टी थोड़ी वीक हुई, तो वो करप्शन के चार्जेस में जेल चली गई एंड देन वो फिर से जो पार्टी में कौन आई? शेख हसीना। एंड शेख हसीना जो है अभी 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म से वो वहाँ पे विन कर रही हैं। एंड और अभी भी जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो 3-4 टाइम से वो वहाँ पे और 3-4 जो मेजॉरिटी से वो वहाँ पे जीत गई हैं। तो इसीलिए हर टाइम में जभी भी मुसीबत पड़ा है तो इंडिया ने साथ दिया है। तो इसीलिए वो इंडिया को अपना अच्छा फ्रेंड बता रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो आर्टिकल है, ये चेंज द वर्ड्स है। एंड ये आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है? इंडिया एंड मालदीव्स के रिगार्डिंग। तो ये जो है कि ये जो बेनिफिट ऑफ द क्लोजर टाइज है। एंड क्योंकि अभी जो ये मालदीव्स एंड इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड ये मालदीव्स में हम लोग देखेंगे जो वहाँ के ये जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ये जो मॉइज़ू, तो मॉइज़ू अभी अभी जो है वो चाइना के दौरे पे हैं और वो अभी उनका जो मीटिंग था 8 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक, तो वो अभी चाइना गए हुए हैं और वो प्रो चाइना है। तो इसीलिए हमेशा वो चाइना की बात करते हैं और वो इंडिया से है ना करते हैं और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय बना हुआ है। क्योंकि और ये ट्रिगर कब हुआ? ये जो मैटर ये तब से जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पे लक्षद्वीप गए थे और वहाँ पे लक्षद्वीप में उन्होंने ब्यूटीफुल पिक्चर पोस्ट किया और सारे लोगों से अर्ज किया कि वो लक्षद्वीप आए और वहाँ पे घूमें। तो उसी के बाद से क्या हुआ कि लक्षद्वीप जो है वो कंटिन्यू ट्रेंड में बना हुआ था और वो सर्चिंग में भी आगे था। तो इसीलिए जब ये बात है ना मालदीव्स को पता चली, तो मालदीव्स के 3 जो मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत गंदा कमेंट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर पे। और वो किसी ने क्लोन बोला, तो किसी ने जोकर, और ये बोला कि मालदीव से है ना मालदीव्स का कंपेयर कभी भी लक्षद्वीप नहीं कर पाएगा और ना ही हाइजीनिक के मामले में, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और ना ही लॉजिस्टिक्स के मामले में। एंड एक मिनिस्टर ने ये बोला कि उनको तरस आ रहा है। एंड एक मिनिस्टर ने बोला कि ये जो गोबर के साथ है ना लड्डू का कंपेयर किया जा रहा है। एंड उन्होंने लड्डू अपना वो मालदीव्स को बोला एंड गोबर लक्षद्वीप को। तो ये सारा जो है ना वो गंदा भद्दा कमेंट था। तो उसकी वजह से और ये मैटर है ना, और उसी की वजह से ये जितने भी इंडियंस थे, इंडियन ने अपनी बुकिंग है ना मालदीव्स में कैंसिल कर दी और जिसका नतीजा है कि मालदीव्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। एंड उसी के बाद ये जो बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड होने लगा और जितने भी लोग हैं उन सब ने मालदीव्स को बायकॉट कर दिया है। एंड और ये देखने वाली बात है कि ये मालदीव्स ऐसे कैसे कर सकता है, बिकॉज मालदीव्स का हमेशा इंडिया ने बहुत ज्यादा साथ दिया है। इवन दो 2020 में भी मेडिसिन पहुंचाना एंड ये जो जितने भी वैक्सीन पहुंचाना, तो वैक्सीन ये सब है ना मालदीव ने। और ये जो वहां पे वाटर क्राइसिस हुई थी, तो इंडिया ने ही ये जो वाटर वगैरह पहुंचाया था। तो फिर भी जाकर के ये मौजू जो है वो एंटी इंडिया कैसे हैं और इतनी गंदी बातें वो कैसे बोल सकते हैं, और अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी इतना गंदा कमेंट कैसे आ सकता है। तो ये देखते हैं हम लोग कि ये जो मिस्टर मौजू है वो पावर में आ चुके हैं एंड उनकी जो पार्टी है और
वो पीपीएम एंड उनका जो एजेंडा ही था। और ये जो जब जीतने का कि उन्होंने ये बोला कि जैसे ही वो जीतेंगे तो ये जो इंडिया वो कैंप आउट है, और इंडिया है ना, इंडिया का वो उन्होंने कैंप लगाया था कि इंडिया आउट करके, क्योंकि वो एंटी इंडियन फोर्सेस को ये जो एंटी इंडिया है एंड वो चाहते हैं कि जो भी इंडियन फोर्सेस हैं वो मालदीव्स में कि वो वहां से हट जाएं। और उन्होंने ये बोला कि जब तक इंडिया के जो फोर्सेस है मालदीव में रहेंगी तो उनको ऐसा फील होता है कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनका सोवेरेनिटी थ्रेट हो रहा है, इसीलिए। एंड ये जो मोदी एंड मेजू का जो मीटिंग भी हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में, तो भी उन्होंने ये जो मेजू है उन्होंने टर्की को फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन माना और फर्स्ट विजिट भी उन्होंने वहां टर्की में किया पहले, एंड देन अभी जो है वो चाइना में गए हैं। एंड उन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट भी चलाया है क्योंकि वो प्रो चाइना है और चाइना के टुवर्ड्स है। एंड देन अभी ये सारी चीजें हो गई तो रिसेंट जो न्यूज है कि जैसे है ना, बहुत सारे लोगों ने जब बायकॉट मालदीव चलाया और सारे जो इंडियंस है मोस्टली उन्होंने वहां पे टूरिज्म जाने से मना कर दिया है, तो जब ये चाइना के दौरे पे हैं तो उन्होंने चाइना से अर्ज भी किया है कि वहां के लोगों को वो मालदीव से भेजे ताकि मालदीव का टूरिज्म बूस्ट हो। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड ये जो प्रेस इंडिया ऑन द विड्रोवल ऑफ इट्स मिलिट्री पर्सोनेल, और मोजो चाहता है कि ये जो मिलिट्री वहां पे प्रेजेंट है वो उसको हटा दे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अगर इंडिया ने ऐसा किया तो उसका जगह कौन ले लेगा? चाइना, और वो इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि ये जो मालदीव से और इंडिया की जो है ना दूरी बहुत कम है, तो अगर यहाँ पे चाइना अगर सेटलमेंट कर लेता है तो इंडिया के ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सही नहीं होगा। एंड देन हम लोग देखते हैं दिल्ली एंड माले नीड टू टेक ए सेटबैक एंड रीअसेस देयर रिस्पॉन्स, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे का जरूरत है क्योंकि चाइना बहुत फार अवे है। अगर कोई भी मालदीव की जरूरत पड़ती है तो इंडिया विल बी द फर्स्ट वन हु विल टेक केयर ऑफ। अगर अगर यहाँ पे क्या है कि अगर इंडिया के लिए भी ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इसने अपना मिलिट्री रखा हुआ है, अगर यहाँ से अगर मिलिट्री हट जाती है तो चाइना क्या करेगा? प्रेजेंट होकर के इंडिया को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इंडिया के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मालदीव्स में उसके जो मिलिट्री लोग हैं वो वहां पे प्रेजेंट रहे, क्योंकि इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल पोजीशन रहा है एंड इंडिया एंड मालदीव्स का। एंड ये भी देखते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए क्योंकि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉरेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है आइलैंड का। एंड इंडिया क्या करता है हमेशा, ये जितने भी आइलैंड नेशन हैं या फिर अपने जितने भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखता है, तो जितने भी नेबर हैं वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो जरूरी है कि ये जो मालदीव्स और इंडिया का रिलेशन अच्छा बना रहे। तो एंड ये जितने भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस है और नेबरहुड है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है बायलैटरल टाइज का वो इफेक्ट होगा और उससे क्या होगा कि रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। अब हम चलते हैं हमारा फोर्थ आर्टिकल। तो ये है इसमें एन एक्सपांडिंग गाजा वॉर विद नो एंड गेम ऑन साइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो अभी रिसेंट में जितने भी वॉर चल रही है, जैसे गाजा वॉर है वो अभी 3 मंथ हो गया है, बिकॉज ये स्टार्ट कब हुआ था? अक्टूबर से। और अक्टूबर से अभी तक ये वॉर चल ही रहा है। और ये डेंजरसली कहाँ तक फैल गया है? ये लेबनान में फैल गया है, इराक में, यमन में एंड इवन ईरान में। और अभी जब जनवरी 2 हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि इजरायली ड्रोन ने वो अटैक कर दिया था हमास पे, और ये वहाँ पे और जो बहुत सारे जो लोग हैं वो किल्ड हो गए। एंड ये जो वहाँ का जो सले अल अरूरी जो डेप्टी हेड था हमास का और लीडरशिप का, वो भी वहां पे उसकी भी डेथ हो गई। एंड उसी के नेक्स्ट डे 2 एक्सप्लोजन हुआ था करमन में, और ये करमन कहाँ है? ईरान में। एंड ये मौसोलियम ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी फॉर्मर हेड ऑफ एआई कुड्स फोर्स। एंड ये उसी दिन क्या था? उनकी डेथ सेरेमनी थी, ये जो कासिम सुलेमानी फोर्थ डेथ एनिवर्सरी। तो उसी दिन ये अटैक हुआ करमन, और करमन में ही ये करमन उस जगह का नाम है और वहां पे ही ये कासिम सुलेमानी का कब्र था। तो उसी वाले एरिया में है ना वो ये ब्लास्ट हुआ। एंड ये बोला जा रहा है कि ये ब्लास्ट है यूएसए ने करवाया है, लेकिन यूएसए ने डिनाई कर दिया है और बोला है कि ये जो आईएस है, मतलब इस्लाम
और जो और फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड जब ये अटैक हुआ तो 95 पीपल है ना उनकी डेथ हो गई। एंड ये जो फोर्थ एनिवर्सरी थी असैसिनेशन का, क्योंकि इससे पहले भी ये जो कासिर सुलेमानी है उसकी भी डेथ हुई थी, बिकॉज जब वो वहां पे मिलिट्री रैली पे जा रहे थे तब एक ड्रोन से अटैक हुआ और ड्रोन से ब्लास्ट हुआ, उसी में है ना वो कासिम सुलेमानी की डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीजें हैं। एंड जनवरी 4 को भी ये टारगेटेड किलिंग ऑफ हेड ऑफ एन ईरान एफिलिएटेड मिलिटिया इन बगदाद, और तभी भी वहां पे अटैक हुआ। एंड ऐसा ही अटैक रेड सी में भी हुआ था, कि रेड सी के वाटर में जब यूएस का वेसल गुजर रहा था तब ये जो हाउथी है उसने टारगेट किया था कमर्शियल शिपिंग को विथ ड्रोन एंड मिसाइल्स एंड इनवाइटिंग स्ट्रॉन्ग यूएस रिटेलिएशन। क्योंकि ये जो यूएस है, अभी बताती हूँ मैं, और मैंने पहले भी ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में डिस्कस किया है डिटेल वे में। अगर वो आपको देखना होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमास है एंड इसराइल है, सॉरी, ये जो इसराइल है एंड, तो इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। एंड सॉरी, हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। एंड इसराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। तो यूएसए अपना वेसल ला रहा था रेड सी से ये इसराइल की तरफ है। जो हाउथी जो कम्युनिटी है उसने क्या किया, इस जो वेसल पे अटैक कर दिया जो ड्रोन से। तो ये सारी चीजें हुई। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो लास्ट 3 मंथ था उसमें अभी तक 22,000 पैलेस्टीनियंस का है ना किल्ड हो चुके हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम जो वेमेन थे एंड चिल्ड्रन थे, और नियरली 2 मिलियन ने हैव बीन डिस्प्लेस्ड, और लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है पैलेस्टीनियन का इन हिस्ट्री। क्योंकि जब से ये इसराइल बना, और ये इसकी एक, और इसका जो टोटल, ये जो मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, ये जो अक्टूबर का जो मंथली मैगजीन है विजन का, मैंने उसमें भी पार्ट 1 जो आईआर का सेक्शन है उसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तब आपको है ना कि कब ये ईरान बना, नहीं कब ये इसराइल बना, एंड इसराइल के बनने से पैलेस्टीनियन का कितना नुकसान हुआ है, और पैलेस्टीनियन कहाँ पे ये पूरा ये रिफ्यूजी के रूप में वहां से भागने लगे थे, क्योंकि इसराइल ने बहुत अटैक कर दिया था इन पे। एंड वही सिनेरियो अब हुआ है, जब इसराइल ने बहुत अटैक किया तो ये जो पैलेस्टीनियन है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनका बहुत ज्यादा, ये हिस्ट्री में पहले जितना नहीं हुआ था उससे भी ज्यादा हुआ है। एंड बहुत सारे लोगों को किल भी कर दिया गया है। एंड इसराइल ने ये बोला है कि ये वॉर है वो तब तक नहीं थमेगा जब तक कि ये जो हमास के द्वारा ये जो 500 से लेकर के 1000 तक जो इसराइल के लोगों को, जो सिविलियन है उनको हॉस्टेज बना करके रखा हुआ है, मतलब बंदी बना करके रखा हुआ है, और जब तक वो लोग छोड़ेंगे नहीं तब तक ये लोग अटैक करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। एंड नेतन्याहू जो वहां के प्रेसिडेंट है इसराइल के, उन्होंने बोला कि ये जो एक्सपांड करेंगे अपने मिलिट्री ऑपरेशन को ये वेस्ट बैंक में भी, क्योंकि वेस्ट बैंक पहले इसराइल ने ही कैप्चर कर लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने अभी ये बोला है कि अगर ये वॉर नहीं थमा और वहां के जो हॉस्टेज हैं, जो इसराइल के लोग को छोड़ा नहीं गया, तो ये वेस्ट बैंक को भी, वेस्ट बैंक एंड ये जो गाजा वाला जो एरिया है वो उसको फिर से कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो सेवरल थाउजेंड से वो डिटेंशन भी किया गया है, और ये जो बहुत सारे होम से भी डिस्ट्रॉय हो गया है इसी की वजह से। और ये बोला गया है कि अगर वहां के लोगों को नहीं छोड़ा गया तो इतना वायलेंस होगा, और जितने भी सोल्जर्स हैं वो इतना अटैक किया जाएगा कि ये जो गाजा है में जितने भी पैलेस्टीनियंस है उनका खात्मा कर दिया जाएगा। एंड उन सारों को या तो मर्डर करके या उनको डिस्प्लेस करके वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ बोला गया है नेतन्याहू के द्वारा। एंड उन्होंने ये बोला कि वहां से ये जितने भी लोग हैं गाजा में या वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस, तो उनको भी हटा दिया जाएगा वहां पे, और फिर से ये जो जूविश लोग हैं उनको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि जूविश कौन है और मुस्लिम कौन है। तो ये 2 गुट में बटा हुआ है वहां पे, मुस्लिम्स एंड जूविस। तो जूविस लोग जो है, ये जूविस जो है इसराइल है, एंड ये जो मुस्लिम है पैलेस्टीनियन है। तो इसीलिए वहां पे बोला जा रहा है कि ये जो गाजा एंड वेस्ट बैंक वाला एरिया है जहां पे पैलेस्टीनियन रहते हैं, तो अगर वॉर नहीं अभी थमा तो फिर से वो लोग गाजा एंड वेस्ट बैंक को इसराइल कैप्चर कर लेगा, एंड जो पैलेस्टीनियन लोग वहां पे रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, और वो फिर से वहां पे ये जूइश लोग का सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नेतन्याहू ने बोला है।
एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो मास किलिंग हुआ है गाजा में, और इजराइल ने क्या किया है, वेरी वेरी लिटिल टू शो फॉर इट्स एफर्ट, एंड वो डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है हमास का। और वहां पे जितने भी ये जो मूवमेंट चल रहा है, और उसकी वजह से जो हमास का लीडर है वो गाजा में, एंड वो क्या कर रहे हैं, ये जो हमास को, और अभी तक वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और डैमेज कर रहा है इजरायली सोल्जर्स को, एंड टारगेट बना रहा है सबसे ज्यादा वेमेन एंड चिल्ड्रन को। और इसीलिए इजरायली जो सिक्योरिटी है वो वहां पे लोकेशन पे ये जो हमास का जो लीडर है उसको वो लोग किल करना चाह रहे हैं। तो ये सारे चल चल रहा है। एंड वो कंसर्न की बात है कि जो अल अरूरी का जो किलिंग हो गया है, एंड ये प्रोक्लेम किया जा रहा है कि सक्सेस इन द वॉर ऑन हमास है। एंड इजराइल बोल रहा है कि वहां का जो लीडर था, ये जो साले अल अरूरी, तो उनका मर्डर करके कि हमास वालों पे इन्होंने ये अपना ये जो जंग जीता है। और ये अभी बोला गया कि ये जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, और बहुत सारा मीटिंग हुआ, तो बहुत सारे कंट्री ने ये क्या किया कि सपोर्ट किया है कि वहां पे जो वॉर है वो थम जाना चाहिए। लेकिन अभी इस वॉर का सपोर्ट सिर्फ दो ही लोग कर रहे हैं, एक तो इसराइल एंड दूसरा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है इसराइल का सपोर्टर है। तो ये सारा वॉर चल रहा है। एंड और इसी वॉर में अब ईरान भी कूद गया है कि ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है, हमास को। और ये जो पीस है ना उसके वजह से बहुत हैम्पर हो रही है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है रिजेक्टिंग हिज जुडिशियल रिफॉर्म प्रोसेस प्रपोजल, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है फेस कर रहे हैं एमिनेंट ये जो प्रोस्पेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन एंड अरेस्ट एंड इम्प्रिसोनमेंट। तो ये सारा दिक्कत भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड जब तक यहाँ पे वॉर बना रहेगा तब तक ये जो न्यूज में चलता ही रहेगा, बिकॉज ये 3 मंथ से अभी न्यूज में चल ही रहा है। बट हमारे काम की चीजें जो है वो मंथली मैगजीन में कवर किया गया है कि कैसे इसराइल बना, कैसे वहां से पैलेस्टीनियन हटे, एंड पहले वहां पे जो है जो इसराइल वाला एरिया है, एंड गाजा हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया या पूरा जो इजराइल था, या पूरा जो वो जगह था, वो पूरा पैलेस्टीनियन ही रहते थे। लेकिन धीरे 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 वहां पे इजराइल ने कैप्चर कर लिया और पैलेस्टीनियन को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये सारा चीज मैंने अच्छे से उस वहां पे डिस्कस किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो एंड ये भी बोला जा रहा है कि जब तक वहां पे जो हॉस्टिलिटीज हैं वो खत्म नहीं होगी तब तक ये वॉर रुकेगा नहीं। एंड इजराइल हैज शो नो क्लैरिटी अबाउट इट्स वॉर एम्स और मैनेजमेंट ऑफ गाजा आफ्टर वॉर। एंड उन्होंने बोला है कि ये वॉर कब खत्म होगा ये तो नहीं पता, लेकिन गाजा को वो लोग फिर से कैप्चर कर लेंगे। एंड इसमें सऊदी अरेबिया का क्या रोल है कि यूएस जो है वो सर्च कर रहा है पॉलिसी फ्रॉम डे वन। एंड यूएस जो है वो पूरा बना हुआ है, क्योंकि यूएस जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, एंड ये पॉलिटिकल और मिलिट्री से भी सपोर्ट दे रहा है इसराइल को। और बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, कि ये जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा कहता तो है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो क्रोकोडाइल का आंसू, वो एक एक कहावत है और एक फ्रेज है कि मगरमच्छ के आंसू निकालना, तो ये उसी के लिए बोला जा रहा है कि क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, कि उसको ह्यूमैनिटी का कुछ पड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ मगरमच्छ का आंसू दिखाता है। एंड ये जो एंड ये जो पीस प्रोसेस कब आएगा, क्योंकि जो यूएस भी इसमें लग गया है कि वॉर चलते रहे, वॉर को जीतना है, एंड हमास और गाजा पे अपना पूरा ये पकड़ बना ले रहा है, तो उसके वजह से ये जो पीस प्रोसेस है वो बहुत हैम्पर हो रहा है। एंड ये जो वॉर कब थमेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देर इज नो साइन ऑफ ए कंसेंशुअल एंड फोर्सफुल अप्रोच। और एक तो ये पैलेस्टीन और पैलेस्टीन इशू, और इवन कंसर्न है रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि इन लोगों का जब वॉर चल रहा है तो अदर कंट्रीज भी इससे हैम्पर हो रही है। जैसे इतना वॉर हुआ तो सारी चीजें जो रिसोर्सेस हैं उसका भी ये दिक्कत चल रहा है। एंड बहुत सारी चीजों की वजह से ये जो उसका जो इन्फ्लेशन भी आता है, तो ये सारी चीजें अदर कंट्री को भी फेस करना पड़ रहा है। एंड उससे क्या होता है कि रीजनल एंड ग्लोबल जो स्टैंडिंग है वो भी ये दिक्कत में आ जाती है एंड डिस्टर्ब होती है। तो यही सारी चीजें हैं। तो और ये जो वॉर चल रहा है तो ये एक टाइडल वेव की तरह है जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड देर हैव डन नथिंग टू प्रिवेंट, एंड इसको एक प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है, एंड इससे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री झुकने के लिए रेडी नहीं है। बस वहां पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। जैसे हमास और हमास और इसराइल में तो हुआ ही है, लेकिन लास्ट ईयर ये जो रशिया एंड यूक्रेन में भी ऐसा ही सिनेरियो था, तो उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था।
तो यही सारी चीज़ें हैं, हमने ये सारा आर्टिकल कैप्चर कर लिया है, तो ये सारा कुछ आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एंड जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं, मैं उसका भी जो भी द हिंदू में हमने कवर किया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए।